टुडे हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल। वन इज द वोकेबुलरी इनकैपेबल, इनकैपेबल। दूसरा हमारा टॉपिक होगा दैट इज इडियम्स। ये दोनों ही टॉपिक्स, इडियम्स, ये दोनों ही टॉपिक्स हम लोग इजी से इजी वे सीखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक तो वोकेबुलरी और आज का एक बड़ा सा हमारा टॉपिक होगा इडियम्स, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सबसे पहला फ्रेज, Welcome to Daily Video Vocabulary. A dose from all you'll want to Arabic. Some meantime freeze free. इम्पैकेबल। ये क्या है? इम्पैकेबल। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, इम्पैकेबल। व्हाट इज इम्पैकेबल? तो ये जो वोकेबुलरीज है ये आप बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। पहले तो इसे देख करके आपको लगेगा अरे भाई ये इम्पैकेबल क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। इम्पैकेबल इज वेरी इजी। इट मीन्स परफेक्ट, इट मीन्स परफेक्ट। इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आपने बहुत बार बोला होगा, जहां पे कहीं पे भी सिचुएशन आती है कि सब कुछ सही है, तो आप क्या बोलोगे? एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। उसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो? इम्पैकेबल। क्या बोल सकते हैं? इम्पैकेबल। जैसे कोई दूल्हा है, वो एकदम से बराबर से तैयार होके आपके सामने आ गया, आपको पूछेगा कि भाई कैसा है, सब सही है ना? बोलेगा एकदम परफेक्ट है। आप क्या बोलोगे? एकदम परफेक्ट तैयार हो गया भाई तू। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। यानी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल। ओके। जिस इम्पैकेबल का मतलब होता है एरर फ्री, इम्पैकेबल का मतलब होता है एरर फ्री, या 100% परफेक्ट, या फिर 100% परफेक्ट। दैट इज कॉल्ड इम्पैकेबल। चलो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका ऑफिशियल मीनिंग क्या है। तो ऑफिशियल मीनिंग ये है, ओके, समथिंग दैट इज परफेक्ट, समथिंग दैट इज परफेक्ट और विदाउट एनी फॉल्ट और एरर, विदाउट एनी फॉल्ट और एरर। एवरी समथिंग दैट इज परफेक्ट, समथिंग दैट इज परफेक्ट यानी कुछ ऐसा है जो क्या है? परफेक्ट है, या फिर विदाउट एनी फॉल्ट और एरर, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल। क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? वी गॉट एन इम्पैकेबल डील फॉर दिस अपार्टमेंट। यानी एक अपार्टमेंट में घर लेने के लिए हमने क्या किया? एक डील किया, और वो डील कैसी थी? इम्पैकेबल थी। वो डील कैसी थी? इम्पैकेबल थी। इम्पैकेबल डील मतलब एकदम फॉर दिस अपार्टमेंट। ये जो डील थी ना, उसमें कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि हमें जैसे चाहिए था ना वैसा ही घर हमें मिल गया। यानी हम ऐसा घर ढूंढ रहे होते हैं और अचानक से ऐसा ही घर मिल जाता है जैसे हमने सोचा होता है, तो उसमें हम लोगों को अब फिर कुछ पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि भाई जैसा है वैसा ही मिल गया। तो वी गॉट एन इम्पैकेबल डील फॉर दिस अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लिए मेरी डील कैसी हो गई थी? इम्पैकेबल हो गई। और आई कुडंट हैव आस्क फॉर मोर। अब मुझे इसमें और कुछ पूछने को बचा नहीं था। आई कुडंट हैव आस्क फॉर मोर, मैंने और कुछ भी पूछा नहीं। यानी हमारी जो अपार्टमेंट की डील है ना, वो इम्पैकेबल थी, यानी वो एकदम परफेक्ट थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जाते हैं। माय ग्रैंडफादर हैड ऑलवेज बीन एडमायर। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा क्या करते थे? एडमायर करते थे। अब पूछेंगे सर ये एडमायर क्या होता है? एडमायर मतलब क्या करना? एडमायर मतलब क्या करना? ये जैसे किसी की तारीफ करना। एडमायर मतलब तारीफ करना। ओके। ग्रैंडफादर हमेशा उनकी तारीफ करते थे, खुद की। किस लिए तारीफ करते थे? फॉर हिज इम्पेकेबल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। उनकी जो ड्रेसिंग की स्टाइल थी ना, वो हमेशा कैसी थी? इम्पेकेबल थी, मतलब एकदम परफेक्ट होती थी। उनकी जो ड्रेसिंग की स्टाइल होती थी ना, वो एकदम जेंटलमैन की तरह होती थी। तो ये जो इम्पेकेबल स्टाइल है ना, इम्पेकेबल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग,
इम्पेकेबल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग मतलब परफेक्ट स्टाइल थी उनकी ड्रेसिंग की, उसी के लिए वो हमेशा ग्रैंडफादर हमेशा क्या करते थे, एडमायर करते थे, तारीफ करते थे, क्या करते थे, तारीफ करते थे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, व्हाट्स एन व्हाट एन इम्पेकेबल टाइमिंग, व्हाट एन इम्पेकेबल टाइमिंग, कितना सही टाइमिंग था, कितना सही टाइमिंग था। माय फ्लाइट हैड लैंडेड इन द सिटी जस्ट बिफोर इट स्टार्ट टू रेन, मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हमने लैंड किया। जैसे हमने लैंड किया उसके कुछ देर बाद ही क्या शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गया। My flight had landed in the city just before it start to rain. थोड़े ही टाइम पहले हमने लैंड किया, जैसे बारिश शुरू हुई उससे बिफोर, उससे जस्ट बिफोर हमने लैंड किया, जैसे बारिश शुरू हुई उससे जस्ट बिफोर हमने क्या किया, लैंड किया। तो व्हाट एन इम्पेकेबल टाइमिंग, माय फ्लाइट हैड लैंडेड इन द सिटी जस्ट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। ओके, नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट, we move for the next example. What is this example? We saw an impeccable piece of artwork at the exhibition today. We saw a impeccable piece of artwork at the exhibition today. आज जो एग्जीबिशन में हम लोग गए थे, आज जो एग्जीबिशन में हम लोग गए थे वहां पे हमने आर्टवर्क देखा, और वो आर्टवर्क कैसा था, इम्पैकेबल था, इम्पैकेबल आर्टवर्क था, मतलब एकदम परफेक्ट आर्टवर्क था, यानी वो आपको एरर फ्री लगा, जिसमें कोई गलतियां नहीं थी या कुछ बोलने के लिए नहीं बचा था, सब कुछ क्लियर था, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैकेबल टाइमिंग। ओके, इम्पैकेबल। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेस, ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल है। इन टुडेस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर, आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर, इफ यू डोंट ऑफर इम्पैकेबल सर्विस टू योर कस्टमर, अगर आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप अपने कस्टमर को इम्पैकेबल सर्विस नहीं दोगे, परफेक्ट सर्विस नहीं दोगे, अच्छी सर्विस नहीं दोगे, दे आर लाइकली टू बी पुट ऑफ फॉर लाइफ, और वो अपनी लाइफ से तुम्हें क्या कर देंगे, पुट ऑफ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब अगर आज की टाइम में अगर तुम कस्टमर को सर्विस नहीं देते हो, इम्पैकेबल सर्विस नहीं देते हो, अच्छी सर्विस नहीं देते हो, परफेक्ट सर्विस नहीं देते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारी लाइफ से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को वो लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब आप सैमसंग के टीवी क्यों लेते हो, एलजी का क्यों लेते हो, दूसरी कंपनी का टीवी क्यों नहीं लेते हो, बिकॉज ऑफ सर्विस। अगर कोई कंपनी है, देखिए वो सर्विस नहीं देगी, तो उस कंपनी के टीवी को तुम क्या नहीं करोगे, परचेस नहीं करोगे। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप इम्पैकेबल सर्विस नहीं दोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी लाइफ से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे, हमने देखा इम्पैकेबल मतलब क्या है। इम्पैकेबल इज वेरी सिंपल वोकेबलरी। इम्पैकेबल का मतलब यहाँ पे ये होता है परफेक्ट, एरर फ्री, ओके, और ये क्या है, एकदम सुटेबल है, जो आपकी नीड्स है उससे वो एकदम सुटेबल है। ओके, तो यहाँ पे हमने इम्पैकेबल को क्लियरली देखा। मैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियो को देखोगे तो ये जो है वो तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट भी इसे देख पाओगे। ओके फाइन, अभी हम लोग यहाँ पे आज का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमें इंग्लिश सीखनी है, लेकिन इंग्लिश कैसे सीखनी है, इंग्लिश कैसे सीखनी है, बहुत अच्छी वाली इंग्लिश सीखनी है। अब नॉर्मल इंग्लिश तो हर कोई बोलता है, पर पर आपकी इंग्लिश की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप इंग्लिश बोलते हो लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश कैसे बोलोगे, तो उसके लिए वोकेबलरी जरूरी है, जो हम सीख रहे हैं, जैसे इम्पैकेबल सीखा, गॉट टाइड अप सीखा, और एन आई ओपनर सीखा, और रोज नए नए फ्रेजेस सीख रहे हैं। इससे इन वर्डों को आपकी लैंग्वेज में आप जब भी बोल रहे हो, जब भी बातचीत कर रहे हो, तब अगर इन वर्डों को आप यूज करते हो, इन वोकेबलरीज को यूज करते हो, इन फ्रेजेस को यूज करते हो, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी तो इंग्लिश की बढ़ने ही वाली है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं आज अभी जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो भी आपकी इंग्लिश की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, जिसको कहा जाता है इडियम्स। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं, इडियम्स। व्हाट इज इडियम्स? इडियम्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे कहावत। क्या कहेंगे? कहावत। और गुजराती में आई थिंक इसको कहा जाता है रूढ़ी प्रयोग। यस, रूढ़ी प्रयोग। ओके, तो जैसे कि
गुजराती में इसे रूढ़ी प्रयोग कहेंगे, हिंदी में इसे कहावत कहेंगे। जैसे हमने कई बार कहीं सारी कहावतें सुनी, ज्यादातर कहावतें कौन कहते हैं? टीचर्स कहते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स, यानी हमारे दादा दादी, ये सब ज्यादातर कहावतों में बातें करते हैं। मतलब कहते हैं ना, सांप भी ना टूटे, मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसे कई सारी कहावतें आपने सुनी होगी। ओके, तो जैसे जान भी है और जहान भी है, तो ये सब क्या है? कहावतें हैं। यानी ये सब कहावतें बहुत सालों पहले बिल्ट हुई थी, और इस कहावतों को बार बार दोहराया जाता है सिचुएशन टू अकॉर्डिंग। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें कहावतें सुनाई दी जाती हैं कि भाई देखो ये कहावत है, ये सच है, इसको मान जाओ। ओके, तो दैट इज अ दैट इज व्हाट दैट इज इडियम्स। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इडियम्स। तो डे टू डे लाइफ में आप जब भी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं तो आप इडियम्स को भी यूज कर सकते हो। ओके, जिससे आपकी इंग्लिश क्या होगी? इंप्रूव होगी। हाँ, इडियम्स का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ओके, इंग्लिश का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे साइंटिस्ट बन जाओगे तो काम नहीं होने वाला। वैसे इंग्लिश में कहीं पे भी साइंटिस्ट काम नहीं करता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना चाहिए, गुजराती को गुजराती में ही सीखना चाहिए। अगर हम इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेट करेंगे, गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो पक्का प्रॉब्लम है, तो पक्की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज से हिसाब से बनी है, गुजराती गुजराती लैंग्वेज के हिसाब से बनी है। ये दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। कोई बोलेगा आई मतलब हूँ, इसको रट्टा मार लो और जहां जहां आई दिखे वहां हूँ लगा दो, तो हो गया खत्म, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कोई बोलेगा एंड मतलब अने, एंड मतलब अने, और मतलब ये, रट्टा मार लो, लिख लो, याद कर लो, जहां पे भी एंड दिखे सोच लो, एंड मतलब अने, सॉरी मतलब माफ करना। ऐसे रट्टा मार के चिपका नहीं सकते कहीं पे भी कोई भी चीज, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ साइंस। ओके, यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जिसने रूल बना के रखा हुआ है कि इसका मतलब ये होगा। तो सेम वे इडियम्स भी एक लिटरल मीनिंग नहीं रखता है। इडियम्स के कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं है। मतलब अगर आप उसका लिटरल मीनिंग निकालने जाओगे तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इडियम्स। इडियम्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट Idioms. करते हैं। Great art on the beat one's horses means to be. अब देखो, what is idioms? An idioms is an expressions or a group of words whose meaning is completely different from the literal or actual meaning of the individual words. अगर इसके इंडिविजुअल वर्ड्स के आप लिटरल मीनिंग निकालोगे तो वो बहुत डिफरेंट होगा। इडियम्स इज एन एक्सप्रेशन, ये हमेशा एक्सप्रेशन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। उसका एक्चुअल मतलब से उसका मतलब पूरा अलग होता है। यानी हम उसका एक्चुअल मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब हमारे कहने के हिसाब से कभी भी मैच नहीं होगा। जैसे सामने एक एग्जांपल है, टू होल्ड वंस हॉर्सेस। क्या लिखा है? टू होल्ड वन हॉर्सेस, ये इडियम्स है। अब इसका क्या मतलब होगा? टू होल्ड वंस हॉर्सेस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, वो इसको कैसे कर सीखते पता है? वो बोलेंगे टू मतलब ये, अच्छा होल्ड मतलब, डिक्शनरी खोलो देखो होल्ड मतलब क्या होता है। होल्ड मतलब पकड़ना, यस, होल्ड मतलब पकड़ना हो गया। वंस मतलब एक, पकड़ना एक। हॉर्स मतलब घोड़ा, पकड़ना एक घोड़े को पकड़ना। तो कोई बोलेगा टू होल्ड वन हॉर्सेस मतलब एक घोड़े को पकड़ के लाओ। अरे कहाँ से घोड़ा पकड़ के लाएंगे? ओके, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। इसका लिटरल मतलब तो ये है कि एक घोड़े को पकड़ना, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है। ये इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन इडियम्स में कभी भी लिटरल मीनिंग काम नहीं करता है। इडियम्स एक कहावत है, एक रूढ़ी प्रयोग है, इसका मतलब कुछ और ही होने वाला है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग से अलग होगा। तो सोचो, टू होल्ड वन हॉर्सेस को हम कब यूज करेंगे? यानी कि ये इडियम्स हम कहाँ यूज करने वाले हैं? देखो, इसको इडियम्स पढ़ा जाता है, कोई इसको आइडियम या इडियोम नहीं पढ़ेगा। कोई इसे आइडियोम पढ़ता है, कोई इसे इडियोम पढ़ता है। तो इट्स नॉट अ आइडियोम या आइडियोम, इट इज अ इडियम्स। ओके, इट इज अ इडियम्स। ओके, व्हाट इज इडियम्स? इडियम्स इज अ कहावत। इट्स अ like a expression or group of words whose meaning is completely different from the literal or actual meaning of the individual words. तो मेरे सामने एक इडियम्स आया हुआ है, to hold one's horses. Now tell me, now
यू कैन टेल मी। हम बहुत सारे इडियम्स को देखेंगे, आज कुछ इडियम्स को देखेंगे, कल फिर से कुछ इडियम्स को हम देखने वाले हैं। तो अभी जो इडियम्स है ना, उसको आपको बेसिकली कुछ कुछ इडियम्स को आपको याद रखना है, समझना है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आप जितने अच्छे इडियम्स को यूज करोगे, सिचुएशन के हिसाब से जितने अच्छे फ्रेज को यूज करोगे, जितने अच्छे वोकेबुलरीज को इंप्रूव करोगे, उससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होगी और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो इसे याद रखना है। चलो फटाफट से सोचो, टू होल्ड वन हॉर्सेस का मतलब क्या होगा? टू होल्ड वन हॉर्सेस यहाँ पे क्या मतलब बताता है? लिटरल मतलब मत बोलना कि घोड़े को पकड़ना, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये मतलब नहीं हो सकता कि घोड़े को पकड़ना। तो क्या होगा इसका लिटरल मतलब? क्या होगा? मतलब लिटरली मीनिंग नहीं बताना है, इसका एक्चुअल मीनिंग बताना है। मतलब टेल मी, टू होल्ड वन हॉर्सेस, टू होल्ड वंस हॉर्सेस, टू होल्ड वंस हॉर्सेस, टू होल्ड वन हॉर्सेस का मतलब होता है कि भाई रुक जाओ। अगर कोई बहुत घाई घाई में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम कभी कभी बोलते हैं ना, भाई कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, बहुत हो गया। टू होल्ड वन हॉर्सेस मतलब कंट्रोल करना। अब कोई बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई कंट्रोल कर ले, कितना बोलेगा? फिर या कभी कोई कुछ कर रहा है तो करते ही जा रहा है, कंट्रोल ही जा रहा है, तो उसे हम लोग रोकना चाहते हैं। यानी किसी भी सिचुएशन में कोई अगर आगे आगे भागने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई रुक जाओ। तो उसे कहा जाता है टू होल्ड वन हॉर्सेस, टू होल्ड वन हॉर्सेस। इसका मतलब होता है भाई रुक जाओ। ओके, जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे शायद आएगा। हाँ, टू पेशेंस, इसका मतलब होता है पेशेंस, यानी भाई शांति रखो, पेशेंस रखो। बी केयरफुल, केयरफुली देखो भाई, यानी केयरफुल होके देखो। ओके, ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके भागना है। while saying और डूइंग समथिंग, यानी जब भी हमें किसी को कहना है ना केयरफुली कि भाई मैं ये करूँ, तो हम बोलेंगे हाँ भाई जा तो सही। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, तो पूछेंगे हाँ भाई जाना, लेकिन केयरफुली जाना, संभाल के जाना। तो संभाल के जाना मतलब टू होल्ड वंस हॉर्सेस, टू होल्ड वंस हॉर्सेस। जैसे पेशेंस रखो, ओके, पेशेंस रखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू होल्ड्स वन हॉर्सेस। अब दूसरा यहाँ पे इडियम्स है एप्पल्स, एप्पल ऑफ वंस आईज। दूसरा यहाँ पे इडियम्स है द एप्पल ऑफ वंस आईज, द एप्पल ऑफ वंस आई। द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज कंसीडर एज अ फेवरेट, द अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड एज अ फेवरेट। अगर कोई पर्सन आपका फेवरेट है, ओके, तो आप उसे क्या बोलोगे? एप्पल ऑफ वंस आई। यानी सपोज आपका लड़का है, तो वो आपके लिए ऑफ कोर्स फेवरेट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज माय सन बट ही इज एन एप्पल ऑफ वन आईज। मतलब ये मेरे लिए एप्पल ऑफ वन आईज है, मतलब ये मेरे लिए फेवरेट है। ओके, तो फेवरेट मतलब द एप्पल ऑफ वंस आईज। ओके, एप्पल ऑफ वन आईज का मतलब क्या होगा? वो आपका क्या है? फेवरेट है। ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल, एप्पल ऑफ वंस आई। ओके, तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं? इडियम्स। मैं लिखने के लिए टाइम नहीं देता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाकर अपनी बुक कंप्लीट कर लेना, ताकि हम लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेना। इसमें आप ऊपर हेडिंग दे देना इडियम्स, और ये मीनिंग जो लिखा है लिख लेना, और कुछ फ्रेजेस को लिखना, उसके मीनिंग को लिखना। आगे भी हम बहुत सारे फ्रेजेस देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग लिसनिंग करने वाले हैं, यहाँ पे सुनने वाले हैं। यहाँ पे लिसनिंग भी जरूरी है। देखो, सिर्फ इंग्लिश को ग्रामर से पढ़ना, सेंटेंस बनाना, फिर उसको बोलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग और स्पीकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कब बोलोगे? जब भी सामने वाला कुछ पूछेगा, वो आपको समझ आएगा तब बोलोगे ना। अब सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो पहले तो जरूरी है लिसनिंग पावर को भी बढ़ाना। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसमें फ्लैक और उसकी मॉम दोनों कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। आपको उनकी बातों को क्या करना है? सुनना है, और समझना है कि वो दोनों किस टॉपिक पे बातें कर रहे हैं, और इसके अंदर किस तरीके से इडियम्स वो उसकी मम्मी उसको समझा रही है। तो इस लिसनिंग वीडियोस को आपको ध्यान से सुनना है। ओके, आई विल स्टार्ट दिस वीडियोस, और आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Mummy, may I go out to play cricket with my friends? Surely, Fleck. But before you leave, I want to show you something. Take a look at this. What is it, Mummy? The local library is organizing an art competition next week. Let me read out the notice for you. Dear young artists,
Are you looking for a chance to use your gift of creativity? Do you have what it takes to be the next great artist? Take part in one of the biggest art competitions in town. The best art will win gift vouchers and be displayed at the town library. Now this is interesting. You can choose your favorite topic. So put on your thinking cap and get ready to create a masterpiece. Turn this challenge into a piece of cake. Wow! Will I get a piece of cake if I win? I'll surely wear my red cap then. It's my favorite one. Why are you laughing, Mommy? Because you have taken the literal meaning of these words, Fleck. These words are just idioms. Idioms? What are they? Hold on. Let me tell you all about them. An idiom is an expression or a group of words whose meaning is completely different from the literal or actual meaning of the individual words. Take the example of the following idioms. To hold one's horses means to be patient or be careful while saying or doing something. The apple of one's eye refers to a person who's considered as a favorite. As you can see, the meaning of the above idioms is completely different from the meaning of the individual words used in the idiom. We cannot translate idioms literally or word for word. We need to learn and remember. तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फ्लैग को उसकी मम्मी ने कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया और इडियम्स को किस तरीके से उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया कि इडियम्स क्या होता है, उसका लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग सामने वाले की बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, मतलब गलत तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ पे इडियम्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे इडियम्स के अंदर देख रहे हैं कि वी कैन नॉट ट्रांसलेट इडियम लिटरली और वर्ड फॉर वर्ड। ओके, वर्ड टू वर्ड हम लोग उसको नहीं ट्रांसलेट कर सकते और यहाँ पे हम उसका क्या नहीं कर सकते, ये इडियम से वी नीड टू लर्न रिमेंबर their non-literal or actual. हमें इसके नॉन लिटरल मीनिंग को याद रखना पड़ेगा। हमें हमेशा इसके नॉन लिटरल मीनिंग को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे डू यू हैव द गिफ्ट फॉर अ पेंटिंग, डू यू हैव द गिफ्ट फॉर पेंटिंग। यहाँ पे पुट योर थिंकिंग कैप। चलो अब सबसे पहले तो हमने दो इडियम्स को देख लिया था। कौन सा इडियम्स को? आई ऑफ एप्पल, एप्पल ऑफ आइज। ओके, और दूसरा हमने देखा था वहां पे होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। ये दो इडियम्स हमने पहले देख लिए। अभी मेन इडियम्स यहाँ पे चालू होगा। यहाँ पे उसकी मॉम ने फ्लैग को कहा पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। फ्लैग की मॉम ने फ्लैग को क्या कहा? पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। मतलब अब कोई इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि थिंकिंग कैप को अपने हेड पे रखो, मतलब थिंकिंग कैप को लाओ। ऐसी कोई कैप तो होती नहीं है जो सोच सकती है। ऐसी कौन सी कैप होगी जिसको जो सोच सकती है? तो यहाँ पे पुट ऑन योर थिंकिंग कैप का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पे पुट ऑन योर थिंकिंग कैप मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट थिंकिंग केयरफुली, कि आप केयरफुली क्या करो, सोचना शुरू करो। केयरफुली क्या करो, सोचना शुरू करो। स्टार्ट थिंकिंग केयरफुली। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप मतलब स्टार्ट थिंकिंग केयरफुली। Let's look at another example. Turn this challenge into a piece of cake. अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? टर्न दिस चैलेंज इनटू अ पीस ऑफ केक। इस चैलेंज को पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक जो है वो चैलेंज का पीस ऑफ केक नहीं है। जैसे इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? एक चैलेंज है, उसका पीस ऑफ केक में टर्न करो, मतलब उसके एक पीस ऑफ केक को ले लो। अब चैलेंज नाम की कोई केक नहीं होती है और उसके पीस ऑफ केक को आप कैसे लोगे? तो यहाँ पे इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा? टर्न दिस चैलेंज इनटू अ पीस ऑफ केक, मतलब कि The literal meaning of the idiom
A people love to eat, but which idiom can be easily achieved? इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? समथिंग दैट इज वेरी इजी और कैन बी इजीली अचीव्ड, यानी पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि कोई चीज क्या होती है, बहुत इजी होती है, या जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीस ऑफ केक। यानी कि कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत इजी होती है और जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, उसको पीस ऑफ केक कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बहुत सारे, यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे इडियम्स को। अभी एग्जैक्टली हम इडियम्स को स्टेप बाय स्टेप समझना चालू करते हैं। तो अभी सपोज आपको समझ में आ गया इडियम्स यानी क्या है। अभी तक मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इसको हमें नॉन लिटरली ही पढ़ना पड़ता है और इसके नॉन लिटरल मीनिंग को आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये रूढ़ी प्रयोग है, ये कहावत है, इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो हमारे इंग्लिश की क्वालिटी बढ़ेगी। दैट इज माई इंटेंशन ऑफ इडियम्स। अभी हम लोग एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम लोग टोटल 10 इडियम्स में सिखाने वाला हूँ। 5 आज सिखाऊंगा, 5 कल सिखाऊंगा। टोटल 10 इडियम्स आपको याद रखने हैं। बाकी इडियम्स के तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, 1000 1000 2000 5000 कितने भी इडियम्स आप कर सकते हो। पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा सकता हूँ कि इडियम्स यानी क्या है और इडियम्स को आपको कैसे यूज करना है। तो मैं 10 एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इडियम्स और इडियम्स को कैसे यूज करना है। तो पहला मेरा इडियम्स यहाँ पे आ रहा है। An idiom is a phrase or a group of words that has metaphorical meaning which gives life to a conversation. फर्स्ट इडियम्स यहाँ पे हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब अब बिल्ली और कुत्तों की कोई बारिश नहीं होती है, बारिश तो हमेशा पानी की होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब रेनिंग मतलब बारिश और कैट्स एंड डॉग मतलब कुत्तों एंड बिल्लियों की बारिश। तो यहाँ पे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवी रेन्स। इसका मतलब होता है हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर आप इडियम्स में बोलना चाहते हैं, कहावतों में कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करोगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को कैसे यूज करोगे। हमारा सबसे पहला इडियम से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब हैवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे? जब भी आपको बताना हो किसी को बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हो? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, तो इसका मतलब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है नीचे येलो कलर में, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, आई हैव मेनी अम्ब्रेलास। आई हैव मेनी I have sorry many पढ़ लिया मैंने। I have my umbrellas. Okay, I have my umbrellas. इसमें एग्जाम्पल क्या है? It's raining cats and dogs today. It's raining cats and dogs today. मतलब कि आज बहुत ज्यादा बारिश है। और गुड थिंग्स, अच्छी बात यह है कि मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे देखो कैट्स एंड डॉग्स को कैसे फिट किया गया है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इडियम्स को कैसे फिट किया गया है। आपको कभी भी ऐसा बताना हो कि आज बहुत ज्यादा बारिश है और अच्छी बात यह है कि आज मेरे पास मेरी अम्ब्रेला है, यानी अच्छी बात है कि आज मैं मेरा छाता लेकर के निकला हूँ। ओके, इट्स अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। इट्स अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग टुडे मतलब आज बहुत ज्यादा बारिश है। टुडे मतलब आज बहुत ज्यादा बारिश है। और अच्छी बात, गुड थिंग्स मतलब अच्छी बात यह है कि आई हैव माय अम्ब्रेलास। ओके, तो यहाँ पे पहला इडियम सभी को क्लियर होगा, रेनिंग एंड कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या, और उसका एक एग्जांपल भी हमने देखा। नाउ वी मूव फॉर द सेकंड इडियम्स। सेकंड इडियम्स, होल्ड योर हॉर्सेस। ये हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले देखा। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब स्लो डाउन और स्टॉप। हम किसी को रोकना चाहते हैं या उसको बोलना चाहते हैं कि भाई धीरे हो जाओ, धीरे हो जाओ। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन और स्टॉप। इसको हम लोग एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल आया है कि यहाँ पे जो दादी माँ है, ओके ग्रैंड माँ है, वो क्या कर रही है? इंटरनेट के ऊपर कुछ देख रही है। ओके, कुछ सर्च कर रही है। तो यहाँ पे
उसके चाइल्ड ने क्या कहा, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, कि दादी माँ रुक जाओ। ओके, ग्रैंड माँ दैट्स अ प्रोबेबली फेक, जो आप देख रहे हो, जो आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, वो शायद फेक हो सकता है। ग्रैंड माँ दैट्स अ प्रोबेबली फेक, प्रोबेबली मतलब शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, फेक मतलब भाई उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है। ग्रैंड माँ दैट्स प्रोबेबली फेक, होल्ड योर हॉर्सेस, दादी माँ रुक जाओ, ग्रैंड माँ रुक जाओ, दैट्स अ प्रोबेबली फेक। ओके, रुक जाओ दादी माँ, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होगा रुक जाओ, और ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ, दैट्स प्रोबेबली फेक, रुक जाओ दादी माँ, शायद ये फेक हो सकता है, शायद ये फेक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या आपने बोला, रुक जाओ। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या हुआ, रुक जाओ। आपको कभी भी बोलना हो रुक जाओ तो आप क्या बोल सकते हो, होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बोल सकते हो, होल्ड योर हॉर्सेस। नाउ आज का हमारा तीसरा इडियम्स, थर्ड इडियम्स। देखो, आज के होमवर्क में आपको यही करना होगा, ये सारे इडियम्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ना, पांचों पांच इडियम्स का, आपको इसी इडियम्स को यूज करके और दूसरे 5 एग्जाम्पल बनाने हैं, प्लस फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ओके, यानी आपका राइटिंग इंप्रूव होगा। हम लोग लिसनिंग तो कर रहे हैं, ओके, रीडिंग भी कर रहे हैं, ग्रामर भी सीख रहे हैं, ओके, तो साथ साथ में राइटिंग भी इंप्रूव करना है, फिर स्पीकिंग वाला टॉपिक भी आएगा तब स्पीकिंग भी करनी है। ठीक है, चलो तीसरा फ्रेज हम लोग, तीसरा इडियम्स हम लोग देखते हैं, पीस ऑफ केक। ये भी हमने जस्ट अभी देखा, पीस ऑफ केक। अभी ये पीस ऑफ केक मतलब ऐसा नहीं होता है केक का एक टुकड़ा, ओके, पीस ऑफ केक का मतलब ऐसा नहीं होता है पूरी एक केक का कटिंग या पूरी एक केक का टुकड़ा। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई चीज ऐसी है जो आप चुटकियों में कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ केक। जैसे कोई बोलेगा कि ये मैच मैच जीत जाओगे, आप क्या ये मैच जीतोगे, तो बोलेगा यस इट्स अ पीस ऑफ केक, कि भाई मेरे लिए तो ये बहुत इजी है, ये मेरे लिए बहुत इजी है, क्या ये सम तुम सॉल्व कर पाओगे, यस इट्स अ पीस ऑफ केक, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है, यानी ये मेरे लिए बहुत इजी है। आप हमेशा कभी भी कहीं कहते हो ना, बस इतना ही करना है, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है मतलब अ पीस ऑफ केक, बहुत इजी है मतलब अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग वेरी इजी टू डू, उसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, दिस मैथ इक्वेशन, यहाँ पे ऊपर जो एक मैथ का इक्वेशन है वो किसके लिए टफ हो सकता है, हर किसी के लिए पीस ऑफ केक है ना ये, क्योंकि 1+1 2 होता है, ये तो हमारे लिए पीस ऑफ केक है। ओके, बहुत इजी है। दिस मोन दिस मैथ इक्वेशन इज अ पीस ऑफ केक, ये मैथ्स इक्वेशन मेरे लिए क्या है, पीस ऑफ केक है। चलो, we move for the next idioms, fourth idioms, fourth idioms, storm in a teacup, storm in a teacup, इसको आप खुद से थोड़ा समझने की कोशिश करो। storm in a teacup, अब टी कप में स्ट्रॉम हो गया, स्ट्रॉम हो गया मतलब बिजली गिर गई। अब चाय के कप में बिजली कहाँ गिरेगी, हम पकड़ के खड़े रहेंगे भाई बिजली गिरेगी बिजली गिरेगी, कब तक खड़े रहेंगे। स्ट्रॉम इन अ टी कप, स्ट्रॉम इन अ टी कप, ओके, यहाँ पे चाय के कप में कोई स्ट्रॉम नहीं गिरने वाला है। एंड इसका मतलब होता है ओवर रिएक्शन करना, क्या करना, ओवर रिएक्शन करना। ये ज्यादातर कौन करते हैं, बच्चे, बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे। ओके, जैसे हम उसे थोड़ा सा ऐसा मार देंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा रोना चालू कर देंगे, मेरे को मार दिया हुआ, तो ओवर रिएक्ट करना। जैसे आज हमने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर ने क्या किया, सभी लोगों को स्केल मारना चालू किया, फर्स्ट बेंचेस को सबको स्केल मारी, हमने देख लिया, अरे भाई आज तो सबको स्केल पड़ रही है, तो जैसे हमारा टर्न आएगा हम क्या चालू कर देंगे, स्ट्रॉम इन अ टी कप चालू कर देंगे, क्या चालू कर देंगे, स्ट्रॉम इन अ टी कप। अभी तो मारेंगे नहीं और चिल्लाना चालू कर देंगे, ओ बहुत जोर से लगा। ओके, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉम इन अ टी कप। स्ट्रॉ इन अ टी कप मतलब एक्शन करना, रिएक्शन मतलब कि ओवर रिएक्ट करना। ओके, किसी भी चीज को हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समथिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था फिर भी हमने क्या कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। ओवर रिएक्ट करना छोटी सी बातों पे, यानी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उस पे हमने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं स्ट्रॉम इन अ टी कप। जैसे एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज द माय एग्जांपल, शी इज मेकिंग अ स्ट्रॉम इन अ टी कप ओवर ओवर द फॉल। अब ये लड़की जो है ना वो गिर गई, कहाँ गिरी, घास में।
अब उससे नहीं पता है कि वहां पे गिरेंगे तो लगेगा नहीं, और उसने क्या चालू कर दिया, ओवर रिएक्ट करना चालू कर दिया, जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब इसने क्या किया, ओवर रिएक्ट किया, क्यों ओवर के गिर गई, सी मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर द फॉल। जैसे वो गिरी उसने क्या चालू कर दिया, स्टॉर्म इन अ टी कप चालू कर दिया, ओवर रिएक्शन चालू कर दिया। मतलब सी इज मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर द फॉल। जैसे वो गिरी उसने स्टॉर्म इन अ टी कप चालू कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होगा, ओवर रिएक्ट करना। ओके चलो, आज का लास्ट इडियम्स हम लोग देखने वाले हैं, फिफ्थ इडियम्स इज व्हाट, किक द बकेट। क्या लिखा है, किक द बकेट, टू डाई। अगर कोई मर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, किक द बकेट। कोई मर गया तो उसे क्या बोलेंगे, किक द बकेट। किक द बकेट्स टू डाई। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है, माइक किक द बकेट लास्ट वीक, माई, ओके, डिड यू नो, तुम्हें पता है, माइक किक द बकेट लास्ट वीक। लास्ट वीक माइक की क्या हो गई, डेथ हो गई। तुम्हें पता है लास्ट वीक माइक की डेथ हो गई। डिड यू नो माइक किक द बकेट लास्ट वीक, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, वो कार एक्सीडेंट में मर गया। अगर हम किसी को बोलते कि वो डाइड हो गया है, मर गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किक द बकेट। क्या बोलेंगे, किक द बकेट। तो ये किक द बकेट मतलब टू डाई। ओके, डिड यू नो माइक किक द बकेट लास्ट वीक, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, तो आई होप सभी को यहाँ पे ये इडियम समझ में आए होंगे। और हमने यहाँ पे जो इडियम्स देखा है और आज का जो फ्रेज देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रेज कौन सा देखा, किसी को याद है कि भूल गए, इम्पैकेबल। क्या देखा हमने, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब, इम्पैकेबल का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, यस याद करो सब लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब लोग। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होना, 100% कंप्लीट होना, एरर फ्री होना, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पैकेबल। दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने सीखा इडियम्स। व्हाट इज इडियम्स, इडियम्स मीन्स कहावतें, रूढ़ि प्रयोग। इसका कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए, इसको हमें नॉन लिटरली याद रखना पड़ेगा, और नॉन लिटरल मीनिंग ही इसका होता है। फिर हमने 5 इडियम्स देखे, कितने इडियम्स देखे, 5 इडियम्स, और उसके एग्जाम्पल को देखे। अभी इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे,